हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका खंडेलकर एकेडमी में। चलिए ये स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का चैप्टर नंबर सेकंड, अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे आखेटक के बारे में और उनके जो खाद्य संग्रह होते हैं उसे भोजन उत्पादन तक के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से भोजन उत्पादित करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मानव के आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि वे आखिर इधर से उधर क्यों घूमते थे, है ना। तो आज हम उन्हें आखेटक संग्रह के नाम से जानते हैं जो लगभग 20 साल पहले रहा करते थे। ठीक है, आखेटक संग्रह खाद्य संग्रह के नाम से जानते थे। आखेटक खाद्य संग्रह इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये भोजन का इंतजाम करने की विधियों के बारे में, जो विशेष प्रकार की विधि होती है उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते थे वो। ठीक है, वे लोग क्या करते थे, जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया करते थे जो अपने क्या है भोज्य पदार्थ है। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक जो रहते हैं समुदाय के जो लोग होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। ठीक है, इसके जो प्रमुख 4 कारण हैं यहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है या मेंस के एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक प्रमुख 4 कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया करते थे। चलिए ये पहला कारण जानते हैं। अपना पहला कारण है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे, तो आसपास के पौधे, यानी कि जब वो एक स्थान में ही रहते थे तो वहाँ के पौधे फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, तो उसे भोजन की तलाश में वो उसी स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते थे, है ना। इसका एक प्रमुख कारण था। और दूसरा कारण यह है कि ये जो जानवर हुआ करते थे, है ना, ये जो जानवर हुआ करते थे ये अपने शिकार के लिए, जैसे कि हिरण, है ना, मवेशी अपना शिकार करने के लिए, अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाया करते थे। और आखेटक खाद्य संग्राहक जिन्हें क्या होता था, भोजन की आवश्यकता होती थी, तो वो उन्हीं के पीछे पीछा करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाया करते थे, है ना। ये क्या रहा, अपना दूसरा कारण रहा कि हमने किस प्रकार से देखे कि पहला कारण था कि वो एक स्थान पर रहते थे तो दूसरे वहीं पे क्या होते थे, पौधे फलों जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक है, अब वहाँ पे कमी हो जाती थी, इसीलिए उन्हें दूसरे स्थान को जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या था कि जो जानवर है ना, ये अपने शिकार करने के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते थे, और जो आखेटक खाद्य संग्राहक होते थे उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती थी, तो इन्हीं का पीछा करते करते वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते थे। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण यह है कि जैसे कि कोई देखो, पेड़ पौधे और फल फूल क्या होते थे, ये अलग अलग मौसमों में आते थे, है ना। अलग अलग मौसमों के फल होते थे। अब उनकी तलाश करने के लिए ये मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमने चले जाते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते थे। ठीक है, ये रहा अपना तीसरा कारण। ठीक है, और अगला चौथा कारण क्या है। चौथा कारण यह है कि इनको क्या होता है, हर एक जीवित व्यक्ति या जीवित हर एक जीव के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। पानी के बिना जीवन असंभव है। पानी की प्राप्ति के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक लोग पानी की झील झरनों नदियों आदि की आवश्यकता इन्हें होती ही थी। पानी तो पीना ही पड़ेगा जीने के लिए, तो पानी की आवश्यकता के लिए वो नदियों झीलों, है ना, तालाबों आदि को ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाया करते थे, क्योंकि जिस स्थान में वो रहा करते थे कभी कभी वहाँ पे पानी सूख जाता था, है ना। या फिर उन्हें अच्छे से पता था कि जो नदियाँ होती है, झील होते हैं, है ना, झरने होते हैं, यहाँ की जो पानी जो होता है वो आसानी से नहीं सूखता है, इसलिए वो उनकी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाया करते थे। यहाँ हम देखेंगे कि जो पुरातत्वविद है ना, इनको कुछ ऐसी वस्तुएं भी मिली है जिनका उपयोग जो आखेटक खाद्य संग्राहक अपने उपयोग में लाया करते थे, जैसे कि पत्थर लकड़ी हड्डियों के औजार, इन सब चीज़ों के औजार भी इन्हें प्राप्त हुए हैं, है ना। इन सब चीज़ों के औजार वो फल फूल काटने में, है ना, मांस छीलने में, पेड़ की छाल छीलने में, जानवर की खाल उतारने में, और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार के नुकीले पत्थर भी हुआ करते थे। यह जो पत्थर है, ये देखो किसी पौधे की जड़ को खोदने के लिए, है ना, कंदमूल निकालने के लिए, और क्या होता था चमड़े के जो, है ना, इन्हीं के जो कपड़े होते थे उनको सीने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे आप देखेंगे कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक होते थे, है ना, ये कौन कौन से स्थानों में रहा करते थे, इनके बारे में देखेंगे, है ना। जैसे कि बुर्ज होम, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है। मेहरगढ़, अब याद रखेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, है ना, जो क्षेत्र है इनके बीच का समतली क्षेत्र, है ना, ये आपको पता रहना, जैसे कुरुथुर का जो क्षेत्र था अपना, वैसे ही, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही, छिंदवाड़ा सिवनी जिले में स्थित है, ठीक है, आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है भीमबेटका, मेहरगढ़, बुर्ज होम। चलो यही है, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है साइड में कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। यहीं पे पुरातात्विक जो पूरा स्थल है ना, यहाँ पे गुफाएं स्थित है, कंदराएँ मिली हुई है ना। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पे उन्हें बारिश, धूप, हवा, है ना, इन सब चीज़ों से क्या मिलती थी? राहत मिलती थी। ये गुफाएं जो है नर्मदा घाटी के पास स्थित है। आपको अच्छे से पता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या है? नर्मदा नदी है, क्योंकि इसी से हमें जल की आपूर्ति मिलती है, फसल में या फिर अन्य कारणों से भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है नर्मदा नदी। जब हम नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो इन्हें और अच्छे से जानेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शैल चित्र कला के बारे में। देखिए यहाँ पे देखिए शैल चित्र कला है ना, देख सकते हैं जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें से कई दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण देख सकते हैं मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में से मिले हैं, है ना। बड़ी कुशलता के साथ यहाँ पे सजीव चित्रण किया गया है। देखिए कि कोई इंसान है जो जानवरों का शिकार कर रहा है, मतलब आखेटक संग्राहक लोग। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं पूरा स्थल किन्हें कहते हैं? पूरा स्थल ऐसे स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के जो अवशेष मिलते हैं, ठीक है, ऐसे स्थान को कहते हैं पूरा स्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए किया करते हैं और बाद में वो वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर या कभी कभी समुद्री नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अलग अलग अध्याय में बताया जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अध्यायों में कि किस प्रकार से। देखो कुरनूल की गुफाएं हमने देखे थे कुछ दिन पहले, यानी कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में देखी कुरनूल की गुफाएं किस साइड है? ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है कुरनूल की गुफाएं। यह दक्षिण क्षेत्र में स्थित है कुरनूल की गुफाएं। आप देख सकते हैं मैप में कि दक्षिण साइड है या नहीं है। देखिए ये देखिए, है ना, दक्षिणी आप देख सकते हैं कुरनूल की गुफाएं। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। नाम व तिथियाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, आप इसे बहुत वेरी इंपॉर्टेंट समझें क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ कालखंड के बारे में बताया गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता था और यह दो शब्द यानी कि प्राचीन और पाषाण से मिलकर बना होता है। पाषाण का मतलब होता है, पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। यह पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है, मतलब पुराने जो प्राचीन जो पत्थर थे, है ना, उनके इतिहास, उनके महत्व को बताने के लिए पूरा स्थल है, ठीक है। पूरा पाषाण है। पूरा पाषाण काल बोस देख सकते हैं 20 लाख, पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख साल पहले, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 20 लाख साल पहले से 12,000 देख सकते हैं आप, ठीक है, 12,000 पहले के समय को माना जाता है पूरा पाषाण। और इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है, या युग कह सकते हैं हम इन्हें। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी पूरा पाषाण समय, है ना, इसी समय के दौरान घटित हुई है। और जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं वो है मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, हंसिया और आरी जैसे औजार भी मिले हैं। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो जलवायु है ना, क्योंकि वक्त के साथ जलवायु भी परिवर्तित होती गई। लगभग 12,000 साल पहले की बात है। जलवायु में बहुत सारे ऐसे बदलाव देखने को मिले।
इसके कारण गर्मी बढ़ गई। मैदान मैदान क्या होने लगे, मैदानों में घास उगने लगी। अब घास उगने के कारण जो हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, है ना, जो क्या ज़्यादातर घास वगैरह को खाकर ही जिंदा रहते थे। और वो शिकार भी इन्हीं का करते थे। लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होने लगी कि इन्हें किस प्रकार खाया जाए, है ना। उन्हें खाने पीने और प्रजनन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारियाँ प्राप्त होने लगी। जानवरों को पकड़कर अपने ज़रूरत के हिसाब से उन्हें पालने की सोचने लगे, उन्हें इस्तेमाल करने की सोचने लगे। वैसे मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई इस समय, है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं जानवरों को पालना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जंगलों में ऐसा होता था कि कुछ जंगली जानवर हुआ करते थे जो झुंड में हुआ करते थे। इनसे सुरक्षा के लिए ये लोग जानवरों को भी पाला करते थे। यहाँ पे वही बात बताई गई है ना। आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने भोजन की प्राप्ति करनी, यानी गेहूँ, जौ, धान, इन सब चीज़ों को प्राकृतिक रूप से उगाने लगे, है ना। और देख सकते हैं महिला, पुरुष और बच्चे इनको बटोरने लगे और धीरे धीरे उन्हें कैसे उगाना है, किस प्रकार से प्राप्त करना है ना, कहाँ उगते हैं, कैसे तैयार किया जाता है, इन्हें कितना समय लगता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता करते रहेंगे वो लोग, और धीरे धीरे वो कृषक बन गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। इनके बचने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। लोगों द्वारा पौधा उगाने और जानवर की देखभाल करने को ही बचने की प्रक्रिया कहा गया है। अब इसे इम्पॉर्टेंट है, बचने की प्रक्रिया किसे कहा गया है, ठीक है। मतलब किसी, अब जानवर की देखभाल करेंगे, वहाँ पे पौधे उगाएंगे, है ना, वो इनकी बचने की प्रक्रिया है। आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जो ऐसे पौधों को उगाते थे या ऐसे जानवरों को देखेंगे कि ऐसे जानवरों को ये पाला करते थे जो अहिंसक होते थे, मतलब कम हिंसा करते थे, है ना। और साथ ही साथ वह ऐसे पौधों को उगाया करते थे जो जहरीले ना हो, है ना, जो हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। ऐसी चीज़ों को ये उगाया भी करते थे और इन्हें फिर से उगाने के लिए संभाल कर भी रखा करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं उन्हीं बातों को बताया गया है, ज़्यादा बातें हैं नहीं। और आगे बढ़ के देख सकते हैं कि इनके बचने की पूरी प्रक्रिया लगभग 1200 साल पहले शुरू हो गई थी। मतलब किस प्रकार से भोजन पकाने लगे, वहाँ पे बसने लगे, कृषि करने लगे ना, किसान बन गए। क्यों और उसी समय की बात है कि गेहूँ और जौ भी उगाने लगे। आपको अच्छे से पता है कि गेहूँ जौ किस क्षेत्र में उगाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे पहले चावल की खेती कहाँ की गई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चावल की खेती की गई कहाँ की गई, आप कमेंट में बताइए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बताना इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि जो उस समय के जो मानव हुआ करते थे वो कृषि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया करते थे। इनमें अज्ञानता भी थी कि फसल कैसे उगाई जाती है। जब इन्हें धीरे धीरे ज्ञान होने लगा कि जौ, गेहूँ, चावल इन सब की खेती करना सीखने लगे, तो शुरुआत में कुछ लोग अज्ञान थे। वो क्या करते थे कि खेती करने के लिए तो बुआई तो कर देते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि बहुत, ये तो बस कुछ दिन की बात है, ये ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे और फसल हमें दे देंगे। ये कुछ महीने देखते थे, एक से 2 महीना देख लेते थे, फसल अच्छे से उग नहीं पाती थी। इन्हें लगता है फसल तो हमें प्राप्त नहीं होगी, तो उस स्थान को छोड़ के चले जाते थे। फिर कुछ लोग आते थे, देखते थे यहाँ पे कि अरे ये तो फसल हमें सही सलामत मिल गई। ये क्या करते थे, फिर उन फसलों को काटते थे, अपनी यूज़ में लाते थे और उन पर कृषि करना शुरू कर देते थे। लेकिन इन्हें भी ऐसा लगता था कि ये तो कुछ दिन की बात है, फिर कुछ ये छोड़ के चले जाते थे। ये प्रक्रिया निरंतर चलते रही और कुछ समय ऐसा आया, धीरे धीरे वक्त के साथ बदलाव आए और लोग सीख गए कि इन्हें कितना समय लगने लगा, कि कौन से मौसम में उगाया जाता है, इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इनके बीजों को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में वो जानने लगे। आगे हम देखेंगे कि एक नवीन जीवन शैली, मतलब कि क्या करते थे, जो पौधे थे उनके बीजों को बो कर देखते थे, उन्हें देखते थे कि किस प्रकार से विकसित होती है और इन्हें कितना समय लगता है। वो धीरे धीरे महीनों, कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ साल तक इस प्रकार पता लगाते रहे कि फसल को उगने में कितना समय लगता है, उनकी देखभाल करने लगे। उसके बाद वो सीख गए कि फसल को पकाने में, उनकी सिंचाई करने में, खरपतवार हटाने में, जानवरों तथा उनसे चिड़ियों से जो होती है सुरक्षा करने में उनको जानकारियाँ प्राप्त होने लगी कि इस प्रकार से उन्हें सुरक्षा किया जा सकता है या सुरक्षित रखा जा सकता है फसलों को, ठीक है। अब फसल इन्हें अधिक मात्रा में प्राप्त होने लगे तो इन्होंने
भंडारण करने की बात सोचने लगे। इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से उन्होंने भंडारण करने की बात सोचने लगे। फिर आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से कि लोगों ने इलाकों में देख सकते हैं कि लोगों ने किस प्रकार से मिट्टी, है ना, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बना लिए, टोकरियाँ बनाई, है ना, टोकरियाँ बुनने लगे, जो होती है ना बाँस की बनाई जाती है, टोकरियाँ बनने लगे, ज़मीन में बड़ा बड़ा गड्ढा खोदने लगे और वहाँ पे भोजन को रखकर खाद्य भंडार बनाने लगे। जानवर चलते फिरते भंडार, अगला पॉइंट है जानवर चलते फिरते भंडार। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि जो पशुपालन होता है भोजन का भंडारण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कि देख सकते हैं कि हम जैसे अगर किसी गाय को पालते हैं तो उनसे उन देखो स्वाभाविक है कि वो गाय बच्चा देगी, वक्त के साथ बच्चे बढ़ते जाएंगे, साथ साथ क्या होगा कि गाय दूध तो देगी ही देगी। दूध से क्या होगा, हमें दूध एक अच्छा स्रोत है भोजन के लिए, है ना, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। और साथ ही साथ क्या होगा कि ये जानवर से दूध ही नहीं अपितु हमें उनसे मांस भी प्राप्त होता है, मतलब कि भोजन की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन भी बन सकते हैं जानवर, है ना। पशु पालना इंपॉर्टेंट है हमारे भंडारण के लिए भी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालक जो थे उनके बारे में जानने की बात की गई है। यहाँ पे पशुपालकों के बारे में बताया गया है और कृषकों के बारे में बताया गया है कि जो कृषक थे यानी पुरातत्वविद, है ना, इन्होंने पता लगाया कि जो कृषक पशुपालक थे, है ना, इनके साक्ष्य इन्हें प्राप्त हुए, इन्हें पता लगा तो इन्हें साक्ष्य प्राप्त हुए और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन से हैं, इसमें पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर है, पूर्वी तथा दक्षिण भारत भी है, ठीक है। और साथ ही साथ इनमें कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं उनकी बस्तियों के बारे में, कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जले हुए। देखो जले हुए क्या हुए हैं, अनाज के दाने भी मिले हैं। इससे यह बात पता चलती है कि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह जल गए हों, या ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें जानबूझकर भी जलाया हो। वैज्ञानिकों को पूरी तरह से ये जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन यह संभावना हो सकती है। आगे लिखा है कि स्थायी जीवन की ओर की बात हो रही है कि किस प्रकार से स्थायी जीवन जीने लगे, वो अपने झोपड़ियाँ घर बनाने लगे, है ना। उन्हें उनके बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई है पुरातत्वविदों के अनुसार, है ना। जो बुर्ज होम हमने पढ़े हैं वर्तमान कश्मीर में, है ना, वर्तमान कश्मीर में है बुर्ज होम। स्टार्टिंग में आपको मैप में बताया गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट है बुर्ज होम। वहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे नीचे घर, इनके जो घर थे घर के नीचे गड्ढे में और एक घर बनाया गया था जिन्हें गर्तवास कहते हैं, यानी कमरे बनाए गए, रूम्स बनाए होंगे, ठीक है। उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी दी हुई थी। और ठंड के मौसम में क्योंकि अंदर अगर से नीचे साइड अगर घर बनाएंगे तो ठंड से सुरक्षा भी मिलेगी इन्हें। और पुरातत्वविदों के अनुसार झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों साइड आग जलाने के लिए उन्हें जगह भी प्राप्त हुई है, ठीक है। इस ऐसे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि घर के अंदर और बाहर ये लोग खाना भी पकाते होंगे मौसम के अनुसार। जैसे कि कोई और मौसम रहा तो जैसे ठंड का मौसम रहा तो बाहर, गर्मी का मौसम यानी कि उल्टा बोल रहा हूँ मैं। अब देख सकते हैं कि मौसम के अनुसार ही यूज़ करते होंगे कि किस प्रकार से कब हम इन्हें खाना अंदर बनाना है, कब खाना बाहर बनाना है कि नहीं। इससे क्या होता है कि ठंड से भी सुरक्षा मिल जाती है, गर्मी से भी सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी जगह में औजार भी मिले हैं, ठीक है। ये जो औजार है पूरा पाषाण जो युग के जो औजार थे उनसे बहुत भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। ये औजार ऐसे थे जिनकी धार को और पैना भी किया जा सकता था और धार में क्या होता था पॉलिश भी चढ़ाई गई। ये ओखली भी थे, मूसल भी थे। इनका उपयोग क्या किया जाता था, अनाज वनस्पतियों आदि को पीसने के लिए किया जाता था, जैसे कि आज भी किया जाता है। ओखली और मूसल का यूज़ किस में किया जाता है, आज आप घर घर में देख सकते हैं या गाँव में देहात में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग ओखली और मूसल का उपयोग करते हैं अनाज को पीसने के लिए, है ना। और आगे बढ़ते हैं। कुछ औजार तो हड्डियों के भी बनाए जाते थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। पत्थरों के साथ साथ देख सकते हैं कि आप कि यहाँ पर हड्डियों के भी औजार बनाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि उस समय के जो बर्तन हुआ करते थे, देखिए ऐसे जो बर्तन हुआ करते थे ये अलंकृत हुआ करते थे, मतलब कि इन्हें सजाया जाता था या कह सकते हैं इनमें पॉलिश की जाती थी, है ना। उस समय चावल, गेहूँ और दलहन जैसी जो फसलें, दाल वाली जो फसलें होती थी, अनाज हुआ करते थे, उनके आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। और साथ ही साथ ये कपड़े भी बुनना सीख गए थे, इसलिए ये
कपास की खेती के बारे में और अच्छे से जानने लगे थे और कपास की खेती भी करने लगे थे। और आगे बताया गया है कि स्त्री और पुरुष शिकार करते थे, भोजन है ना संग्रहित करने का भी काम किया करते थे। हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती, पशुपालक आदि को अपना लिया गया लोगों के द्वारा। मौसम के मुताबिक ये क्या करते थे, जगह को बदला भी करते थे। जैसे कि गर्मी का मौसम रहा तो ये जंगलों में चल जाएंगे, ठंडी का मौसम रहा तो गुफा में चले जाएंगे, है ना, होने के अनुसार। मेहरगढ़ इम्पोर्टेंट था, आपको मैंने बताया मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु, ये इम्पोर्टेंट है आप सभी लोग जानने के लिए, कि इससे हमें पता चलता है कि उन लोगों में कुछ किसी प्रकार की अज्ञानता थी या अंधविश्वास भी कह सकते हैं, है ना। जब वो देखिए, ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते पर पड़ता है ना, बोलन दर्रा देख सकते हैं। यहाँ पे एक हरा भरा समतल मैदान है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ में ही सबसे पहले लोगों ने गेहूँ, जौ और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि मेहरगढ़ में सबसे पहले लोगों ने गेहूँ, जौ और भेड़ बकरी पालना सीखा था सबसे पहले, है ना। यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे जानवरों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई है। हिरण हो गया, सुअर, जंगली जानवर, भेड़ बकरी आदि की भी हड्डियाँ प्राप्त हुई है मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर, आयताकार घर भी प्राप्त हुए हैं। वो घर में 4 या उससे ज़्यादा कई कमरे भी हैं, जिनमें संभवतः कुछ भंडारण वगैरह भी हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भंडारण, है ना। और आगे बढ़ते हैं। मृत्यु के सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। देखिए, इनमें एक अज्ञानता की बात आ गई, उस समय के लोग अज्ञान थे, या कह सकते हैं अंधविश्वास पे ज़्यादा अपना पक्ष रखते थे, है ना। क्योंकि देखिए कि जब वो किसी व्यक्ति को, जो उनका करीबी होता था, उनका रिश्तेदार होता था, घर का सदस्य होता था, जब उन्हें गाड़ा जाता था तो उनकी याद में भेड़ बकरी जो पालतू जानवर होते हैं उनको भी मार के गाड़ दिया जाता था, या कहें तो जिंदा ही गाड़ दिया जाता था, ताकि वो मरने के बाद भी उसका पूर्णतः आनंद ले सके, उनका यूज़ कर सके, उन्हें खा सके, है ना। इन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और कुछ सामान भी रख दिया करते थे ताकि उनके यूज़ में आए। और कुछ कुछों में तो ऐसी अंधविश्वास था कि ताबीज़ों को भी रखा करते थे, ताकि जो मृतक है परलोक में भी उसे खाना भी खा ले, वहाँ पर बकरियों को खा ले, या भगवान उसे रक्षा करे, भगवान उसे वहीं रखे। यानी उनके ये अंधविश्वास था कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ फ्रांस की गुफाओं के बारे में, चित्रकारी के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो फ्रांस है उसकी गुफाओं में चित्रकारी के बारे में बताया गया है कि लगभग 20,000 साल पहले की बात है, लगभग 20,000 साल पहले की। और पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले भी हो चुकी है। और इसकी खोज किसने की? 4 स्कूली छात्रों ने की है, ठीक है। ये फ्रांस की, याद रख सकते हैं, फ्रांस की एक गुफा की बात हो रही है। लगभग 10,000 साल पहले ये चित्र बनाए गए होंगे, लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले की बात है, तब ये चित्र बनाए गए होंगे। इन चित्रों में देख सकते हैं जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअर गहरे चमकीले चित्रों में चित्रित किया गया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये बनाया गया, ये बनाया गया है ना, देख सकते हैं। इन रंगों को लौह, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों के द्वारा बनाए। मतलब कि उन्हें जानकारी थी इन सब चीज़ों की, लौह अयस्क के बारे में जानकारी थी, चारकोल के बारे में जानकारी थी, और खनिज पदार्थों के बारे में भी इन्हें बहुत अच्छे से पता था। शॉर्टकट कहा जाए तो इन्हें खनिज पदार्थों के बारे में अच्छी जानकारी रही होगी, तभी तो इन्हें इस तरह से चित्र बनाया और उसमें उन्होंने अलंकृत भी किया। इन चित्रों को किसी उत्सव में भी बनाया गया हो सकता है, यानी संभावना है कि इन्हें किसी उत्सव में भी बनाया गया है, उत्सवों के अवसर में भी बनाया गया है ना। शिकारियों द्वारा शिकार करने पर जो निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए भी बनाया गया हो सकता है। मतलब जो कोई शिकार करने जा रहा हो तो शिकार करने के पहले क्या होता था, अनुष्ठान किया जाता था, शायद अनुष्ठान के लिए भी ये चित्र बनाए गए हों, ऐसा भी हो सकता है। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट में। धन्यवाद।